हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीवी लॉ अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 क्या है। तो हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है किन विधियों से संबंधित है और ये इसका रिलेशन किसके साथ है, तो हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो है चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो न्यू वीडियो आता है तो वो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है वो उन विधियों से यानी कि उन विधियों पर शासित होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि हमारे भारत में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि संविदाएँ होती हैं तो उन विधियों पर जो है हमारा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ही शासित होता है। यानी कि उसका जो है उन विधियों पर अस्तित्व होता है। यानी कि अगर कोई भी अगर कॉन्टैक्ट हमारे भारत में हो रहा है तो हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन ही उसको स्वीकृति प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। The act was passed by British India and is based on the principle of English common law। तो हमारा जो एक्ट है यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम ये जो है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो है पास किया गया था एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ये जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है ये जो है इंग्लिश लॉ के कॉमन सिद्धांतों पर जो है आधारित है। तो इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। तो ये हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है ये संपूर्ण भारत पर जो है लागू है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य भी सम्मिलित आते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है। इसके अंतर्गत जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य भी आते हैं। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट। The act came into effect from 1 September 1872 and applies to all contacts in India। तो हमारा जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है ये 1 सितंबर 1872 से जो है प्रवृत्त हुआ था यानी कि इफेक्ट में आया था यानी कि लागू हो गया था। एंड इज अप्लाइज टू ऑल कॉन्टैक्ट्स इन इंडिया। और जो ये जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है ये उन सभी संविधाओं पर लागू होता है जो कि भारत में की जाती हैं। यानी कि भारत में अगर कोई भी संविदा की जाती है तो हमारे जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है उन विधियों पर लागू होगा। तो हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविदा अधिनियम का जो इंट्रोडक्शन है वह क्या है। तो अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट। तो हमारी जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है इसके अंतर्गत कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताई गई हैं और वह जो है किस प्रकार से हैं, तो उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं इसकी ओर। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे प्रपोजल की यानी कि प्रस्तावना की, जिसको जो है हमारा सेक्शन 2 का जो उपधारा ए है उसमें डिफाइन किया गया है। तो इसका जो उपधारा ए है वो क्या कहती है। तो व्हेन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। तो कोई भी व्यक्ति जब जो है दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो है कि अपने भाव इस प्रकार से पेश करता है कि वह व्यक्ति जो है उस पर सहमति दे या फिर सहमति ना दे, यानी कि कुछ कार्य करने की या फिर कुछ कार्य ना करने की, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे पक्षकार के प्रति इस प्रकार से भाव रखता है कि वह जो है अपनी स्वीकृति दे तो इस प्रकार का जो उसके समक्ष भाव रखा गया है उसको जो है हम प्रपोजल कहेंगे, यानी कि इसको जो है हम प्रस्तावना कह सकते हैं, जिसको जो है हमारी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा जो 2 है उसकी उपधारा ए में जो है डिस्कस किया गया है। तो बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट यानी कि एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। तो स्वीकृति की जो परिभाषा है वह हमारी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो धारा 2 है उसकी उपधारा बी में जो है डिस्कस की गई। तो इसकी जो उपधारा बी है वो क्या कहती है। तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। तो जब कोई वचन जो है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है, अगर वह जो दूसरा व्यक्ति है उसको अगर स्वीकार कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि उसने जो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है यानी कि अपनी स्वीकृति दे दी है। तो
तो अगर एक जो प्रपोजल है व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, जब दूसरे पक्षकार द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो वह जो प्रॉमिस कहलाता है, यानी कि वचन कहलाता है। तो जो व्यक्ति वचन देता है उसको जो है हम प्रॉमिसर कहलाते हैं, प्रॉमिसर कहते हैं, और जो वचन स्वीकार करता है उसको जो है प्रॉमिसी कहते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट, यानी कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो जो है सेक्शन 2 का सब क्लॉज ई में दी गई है, उपधारा ई में दी गई है। तो उपधारा ई क्या कहती है? तो एवरी प्रॉमिस इज एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, तो कोई भी वचन या वचनों का समूह फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो कोई भी वचन या वचनों का समूह जो कि एक दोनों पक्षकार को जो है प्रतिफल देता है। तो अगर इस प्रकार से कोई भी अगर वचन उन दोनों के बीच होता है तो वह जो है एग्रीमेंट कहलाया जाता है, यानी कि समझौता कहलाया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एन एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब कोई व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्टेंस दे दे, साथ ही साथ जो है कोई व्यक्ति उसके समक्ष जो है ऑफर रखे और उसको जो स्वीकृति दे दे, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट को जो है सेक्शन 2 का सब क्लॉज उपधारा जी में जो है डिस्कस किया गया है। तो एन एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो जब कोई भी एग्रीमेंट जो है अगर वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो हम ऐसे एग्रीमेंट को जो है वॉइड कहेंगे, यानी कि शून्य कहेंगे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की जो धारा 2 है उसकी जो उपधारा एच है उसमें जो है डिस्कस की गई है। तो उसके अंतर्गत क्या है तो हम उसको जानेंगे। तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो एग्रीमेंट है यानी कि समझौता अगर वह जो है विधि द्वारा अगर परिवर्तनीय है तो हम जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, यानी कि संविदा कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो अब संविदा होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पक्षों में और साथ ही साथ जो है उसको विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और तो पढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट, तो बाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। तो जब दो और पक्षकारों के बीच जो है कोई भी समझौता जो होता है अगर वह जो है अगर परिवर्तनीय है तो हम उसको जो है बाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन अन्य जो पक्षकार हैं उनकी जो वो जो समझौता हुआ है उन्हें वो स्वीकृत नहीं है, तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट, तो इस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या सभी जो समझौते हैं यानी कि एग्रीमेंट हैं क्या वह जो है सब संविदा कहलाते हैं? क्या सभी जो करार हैं वह संविदा कहलाएंगे? इस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो नो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई नहीं सभी जो करार हैं वह संविदा नहीं हो सकते। एंड एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। तो एक जो एग्रीमेंट है यानी कि करार, अगर उसको जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसको जो है लीगल ऑब्लिगेशन को जो है फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यानी कि अगर कोई भी दो व्यक्ति जो है अगर आपस में समझौता सिर्फ कर लेते हैं यानी कि करार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट जो है तभी कहलाएगा जब जो है वह लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता हो यानी कि वह जो है लॉ द्वारा एनफोर्सेबल हो। तो एन एग्रीमेंट कैन बी, तो एक एग्रीमेंट जो है कैसा हो सकता है? तो एन एग्रीमेंट सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। तो सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन, तो सामाजिक ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? तो एन एग्रीमेंट गिविंग राइट टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो करार है अगर वह जो सोशल ऑब्लिगेशन को जो है अगर फुलफिल करता है तो वह जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि अगर वह समाज की दृष्टि से सही है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह जो है एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा कोई भी अगर समाज के द्वारा कोई भी अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। और नॉट कवर्ड अंडर ICA 1872 यानी कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन जो है उसको कवर्ड नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन टू गो टुगेदर टू सिनेमा और फॉर अ वॉक
और फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी से वादा करता है कि मैं तुझे वहाँ घुमाने ले जाऊँगा, या फिर मैं तुझे सिनेमा ले जाऊँगा, या फिर किसी वॉक पे जाएंगे, तो ये जो है एक सामाजिक दृष्टि वाली एग्रीमेंट है, तो इसको जो है हम लॉ के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है, इसीलिए तो लीगल ऑब्लिगेशन। एंड तो इसका जो फर्स्ट है क्या कहता है, एग्रीमेंट गिविंग राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी करार जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता हो, तो उसको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, यानी कि संविदा कह सकते हैं। तो वी कवर्ड अंडर ICA 1872। तो जो लीगल ऑब्लिगेशन के द्वारा किए गए करार हैं, उनको जो है हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है इसके द्वारा जो है कवर किया जा सकता है। आई थिंक आप जो है समझ गए होंगे। तो अगर कोई करार जो है सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है, तो वह जो है हमारे भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा जो है नई विधि जो है परिवर्तनीय होगा, और अदरवाइज वह जो है होगा। अगर आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक करें और इसे जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।